if you have missed out any favorite show of your any favorite RJs. No worry guys, you can go on your YouTube app and search for Radio Udan. Just subscribe our channel and hit the bell icon button for our more latest infotainment videos about the disabled community. Stay tuned and keep listening on Radio Udan, a flight of life. Happy listening! 3,000? Good year. We're not getting any oxygen. We have the terrain alarm. Aero Peru 603. We are in an emergency. In the dark of the night over Red Sea, a pilot struggles to keep his passenger jet under control. ऐसा लग रहा है कि प्लेन की अपनी ही एक जिंदगी है। I heard a scream, a noise. After that, I didn't hear anything. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरे, लेकर के आऊं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं कुछ ऐसी दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की जो घटित हुई थी इस धरती पे समय समय पर। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे एक 3 जनवरी 2004 की दुर्घटना, फ्लैश एयरलाइंस फ्लाइट 604 की क्रैश। इजिप्ट के जो रेत हैं, दे हाइड thousands of years of history. Monuments to ancient civilization fill the landscape. But for sun-loving Europeans, Egypt is also a resort destination, where the most important sand is on the beach. शार्म अल शेख का जो शहर है वो कायरो से कितने ही किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। रेड सी के करीब होने के बाद ये एक बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन बन जाता है, जो कि लोग शांति और सुकून चाहते हैं। तो Sharm el-Sheikh is quite popular with Europeans. The reason is, where can you get very warm sea with a 5-hour flight? And you have the Red Sea, which is crystal clear, beautiful mountains. It's just extraordinary. इस शहर की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है, और अगर हम सालाना फिगर की बात करें तो तकरीबन 4 मिलियन लोग इस शहर का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं साल भर में। 2004 के शुरुआती दिनों में टूरिस्ट ही नहीं है इकलौते जो कि इस शहर की बीचेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर भी इसी इलाके में हैं और वो मिलने आए हैं इजिप्शियन लीडर होसनी मुबारक को। 3 जनवरी 2004 की सुबह तकरीबन 2 बजे काफी सारे वेकेशनर जो हैं वो अभी भी शहर में हैं। बट 53-year-old कैप्टन कादिर अब्दुल्ला इज जस्ट स्टार्टिंग हिज डे, और वो मशहूर है अपनी पंक्चुअलिटी के लिए। अब्दुल्ला जो है पहले इजिप्शियन एयरफोर्स में थे और अब वो एक बहुत ही रिनाउंड पायलट हैं विद अ चार्टर कंपनी फ्लैश एयरलाइंस। He always liked to pack his own suitcase. He wouldn't let me do it for him. He always said, I would like to prepare my own things to make sure I don't forget anything. He was very precise on what he wanted and what he would take with him. कैप्टन अब्दुल्ला मिलते हैं अपने 25 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर
एमराल शफी, और दोनों मिलके आज जो है शार्म एल शेख से उड़ेंगे पेरिस, फ्रांस के लिए। Morning. Good morning, sir. अल शफी जो है वो काफी यंग है और वो कैप्टन के बेटे के रूप में भी बन सकते हैं। ये जो अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है ये सबके लिए नहीं है। पास्कल मर्सिए और उनके परिवार को भी इस फ्लाइट में जाना था, बट उन्होंने अपने प्लान्स चेंज कर दिए थे। I was booked on the Flash Island flight. When my agency told me that I had to wake up very early and then we had to change planes in Cairo, I said, this is really stupid. I mean, if my daughter was like 2 years old and the other ones were like 6 and 8. So really, I didn't feel comfortable about changing planes and so on. और बाकी पैसेंजर के लिए जो चीप टिकट्स फ्लैश एयरलाइंस ऑफर करती है, उनके लिए वो जल्दी उठना दिन में वो मायने नहीं रखता। उनको तो चीप टिकट्स जो फ्लैश एयरलाइंस ऑफर कर रही हैं वही उनके लिए काफी है। फ्रांस टूलिए अपने पूरे परिवार को लेके इजिप्ट आ गए थे और उनको एक ब्रेक की जरूरत थी। My brother-in-law had just lost his father, so he brought his children, his mother, and his wife there just to have a good time. Not to see the sights or anything, just to have a good time. That's what Sharm el Sheikh is known for. Fatima Hijazi is also heading back to Paris after a vacation at the Sharm el Sheikh. वो जो कि 5 बच्चों की माँ थी, वो अकेले ही ट्रैवल कर रही हैं। उड़ान भरने से पहले वो अपने भतीजे को कॉल करती हैं फ्रांस, पेरिस में। Hi. I was asleep when she called. I didn't really want to get into a conversation with her. She was someone who called you for everything. She needed to be reassured. So, even though she had the 5 or 6 hour flight ahead of her, she just wanted to make sure that I would be there to pick her up at the airport. टोटल जो थे 148 पैसेंजर और क्रू settled down in their seats on this Flash Airlines Flight 604. सुबह के 5 बज चुके हैं। कॉकपिट के अंदर अशरफ अब्दुल हमीद जो है वो तीसरे मेंबर हैं इस फ्लाइट क्रू के। उनकी ट्रेनिंग चल रही है एज फर्स्ट ऑफिसर, और इससे पहले वो जो है कितने ही साल तक पायलट कर चुके हैं कॉर्पोरेट जेट्स को। कोई भी क्रू मेंबर जो है वो खुश नहीं है रिगार्डिंग दी weather report which they are getting from the local air traffic controller. They didn't say sky clear, they said clouds and sky clear. How? The two are opposite. Ask him about ceiling. No ceiling and clouds and sky clear. Maybe it's scattered. Maybe he means scattered. Good morning. कैप्टन इस बात से भी फ्रस्ट्रेटेड है कि उनका एक इंस्ट्रूमेंट काम नहीं कर रहा है, और फ्लाइट इंजीनियर इनको बताता है कि ये प्रॉब्लम तो है लेकिन इतनी सीरियस नहीं है कि इसको फिक्स करने की जरूरत पड़े। The men laugh it off at the expense of the first officer. It's probably caused by Ma making a heavy landing. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Captain Kader and his entire crew, we welcome you on board Flash Airlines Boeing 737-300. It is still hours before the dawn when the plane lifts off. Flash Airlines की flight 604 पहले head out over the Red Sea and then it will turn towards Cairo. The jet climbs through a pitch black night. और बिना चांद के, अगर चांद होता तो ये बाहर की सीनरी थोड़ी लाइट अप हो जाती, लेकिन बिना चांद के पैसेंजर्स को कुछ भी बाहर अपनी खिड़कियों से दिखाई नहीं दे रहा था। In the cockpit, a simple turn over the Red Sea is taking a bizarre effect. See what the aircraft just did? Captain Kader does not like the way his plane is behaving. Turning right, sir. What?
Aircraft is turning right. Turning right? How turning right? प्लेन को कायरो के लिए जाने के लिए लेफ्ट टर्न लेना था, लेकिन वो जो है उल्टी दिशा में मुड़ रहा है. It is taking a right turn. Okay. Well, The captain tries his best to get the plane back on the course, but his situation is turning worse. कैप्टन ये समझ गए हैं कि वो ट्रबल में है, इसलिए वो फर्स्ट ऑफिसर को हिदायत देते हैं टू एंगेज द ऑटो पायलट. लेकिन वो काम नहीं करता है. No autopilot, Commander! The Boeing 737 is now flying completely on its side. प्लेन की रफ्तार भी बढ़ जाती है as it spirals towards the Red Sea. टेक ऑफ के करने के कुछ मिनटों बाद ही the plane is out of control and diving towards the water down below. It is racing at 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे प्लेन चल रहा है और पानी की तरफ बढ़ता जा रहा है. Everyone on board is running out of time. टेक ऑफ करने के कुछ मिनटों बाद ही an early morning flight is fighting a battle of survival. एक पैसेंजर जेट filled with French families is hurtling down towards the Red Sea. जितने भी लोग इस सवार हैं इस प्लेन पे, उनको पता लग पा रहा है, महसूस कर पा रहे हैं प्लेन की स्पीड और इतने भयंकर टर्न जो कि प्लेन ले रहा है. जो भयंकर जी फोर्सेस लग रही हैं उनकी वजह से कैप्टन अब्दुल का जो है बहुत ही मुश्किल होती जा रही है प्लेन को फ्लाई करना. अशरफ अब्दुल हमीद जो तीसरे मेंबर हैं इस फ्लाइट क्रू के, वो कैप्टन को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो प्लेन की स्पीड कम करें. प्लेन इतनी ज्यादा स्पीड पे चल रहा है कि ऐसा लग रहा है कि वो खुद ही अपने टुकड़े टुकड़े कर देगा. इतनी देर तक एकदम उल्टा उड़ने के बाद द क्रू इज ट्राइंग देयर बेस्ट एंड दे आर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द प्लेन अंडर कंट्रोल अ बिट. इसके बाद उनको मिलती है ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग. वो बहुत ही खतरनाक तरीके से रेड सी के करीब आते जा रहे हैं. पास्कल मर्सिए और उनका परिवार एक बीच फ्रंट होटल में रुके हुए हैं. My daughter woke up suddenly screaming like hell, screaming like if something happened. I didn't hear the crash, but maybe she did. It's okay. ये सुबह के 5 बजे से कुछ पहले की बात है. एंड मिनट्स आफ्टर द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द एयरपोर्ट. वो लोकल रेडार स्क्रीन से गायब हो चुका है. अब जब फाइनली दिन निकलता है तो द क्रैश साइट इज फाउंड और रेस्क्यूअर्स के लिए कुछ भी नहीं है वहां बचाने को. द प्लेन शैटर्ड ऑन इम्पैक्ट. एक पोस्ट कार्ड मिलता है और उस पर लिखा हुआ होता है दिस कार्ड विल अराइव आफ्टर मी. Pieces of debris litter the place, but most of the plane जो है नीचे पानी के नीचे चला गया है. कोई भी सर्वाइवर नहीं है उस क्रैश में. जितने भी 148 लोग सवार थे उस प्लेन में, उन सब की मौत हो चुकी है. फ्लैश एयरलाइंस फ्लाइट 604 को चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट में उतरना था सुबह पेरिस में. जो लोग इस प्लेन पे सवार थे उनके दोस्त और रिश्तेदार एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे. और अथॉरिटीज ने पहले क्या किया, अथॉरिटीज ने पहले डिलेड इस फ्लाइट का स्टेटस बताया और उसके बाद धीरे धीरे ये खबर खोली कि प्लेन का एक्सीडेंट हो गया है.
Là, on vous dit... They ask me, are you waiting for someone from Sharm el-Sheikh? You say, yes. Then they say, could you come with us? We are going to take you to a hotel. At the hotel, we'll explain it all to you. Vous expliquez? C'était très bizarre parce qu'on a... It was very strange since we were greeted in an hotel and we passed people who were leaving happy because they were looking for the same information as us, but their families were not on the list. They came with a paper in hand. Here, yes, Madame Hijaji, Fatima. We apologize that you have to learn it this way, but she's dead. Later on his voicemail, Muhammad Hajima listens to the voice message sent by Fatima during the flight. I heard a scream, a noise. After that, I didn't hear anything. Captain Qadir's wife hears the news about the crash from her son. اتصل بيا ابني من My son called me from abroad and told me that he had heard there was an accident in Flash Airlines. I was in disbelief for a while until it became reality. It was a very big shock for me. In the hotel, the workers checked the empty rooms of those persons who were there on that flight. पर एक room तो अभी भी occupied है. Mr. Mercy. This guy from the hotel, the hotel staff, began to cry. He was really shocked, happily shocked to see us. He thought we were in the flight with everybody else. They're here. In my hotel, 82 people were on that flight. 82 people. It was really, really strange. Really, really heavy. But we were really lucky. प्लेन से कोई भी मेडे कॉल नहीं आई थी और ना ही कोई जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उनको किसी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया था बाय द क्रू ऑफ दैट इन्फ्लेटेड प्लेन. ऐसी भी संभावना जताई जा रही थी कि प्लेन जो है उड़ने के सिर्फ कुछ चंद मिनटों में ही क्रैश हो गया था. तो हो सकता है किसी ने उस प्लेन में बॉम्ब भी प्लांट कर दिया हो. The plane had just taken off and it looked very strange why this accident happened so quickly after takeoff. जब इन्वेस्टिगेटर्स प्लेन का फ्लाइट पाथ को सर्वे चेक करते हैं तो उनके सामने जो बात आती है वो ये कि प्लेन जो है सीधा उसी शहर के ऊपर से गुजरा होगा जिस शहर में होस्नी मुबारक ने एक वेकेशन होम रखा हुआ है. ये उस घर के भी नजदीक है जहाँ पे कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर और उनकी फैमिली रुके हुए थे. टोनी ब्लेयर और उनके परिवार को उसी दिन इस एयरपोर्ट से उड़ना था. तो क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर के आसपास की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया जाता है. क्रैश के 2 दिन बाद अथॉरिटीज रिसीव अ फोन कॉल. यमन के टेररिस्ट जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इस क्रैश की. ये एक प्रोटेस्ट है. फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो हिजाब है उसको बैन कर दिया है पब्लिक प्लेसेस. इसके कारण इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं. ये फोन कॉल और कितने ही अफवाह फैली हुई थी इजिप्ट में. उसकी बाद जो है फिर भी इन्वेस्टिगेटर जो है टेररिज्म को रूल आउट कर देते हैं. If you have a wreckage distributed on a very large area, that means the plane was disintegrating in the air, and due to an explosion, it would be disintegrating on a wide area. In this case, there was very, very few pieces, and all located in a very small area. So this indicated that the plane was intact and went into the water intact. और अगर वो टेररिज्म नहीं थी तो किस कारण से इतनी जल्दी प्लेन जो है आसमान में से गायब हो गया था उड़ने के बाद. The investigators face an enormous challenge.
The plane has sunk below the surface of the Red Sea. Divers को जो है शार्क से भी बचना था, जो कि इस क्रैश साइट पे कितनी ही आ चुकी थी। रेस्क्यू टीम को मिलती हैं कुछ शव बिल्कुल इंटैक्ट। प्लेन का ज्यादातर हिस्सा और काफी पैसेंजर जो है वो नीचे पानी के नीचे संक कर गए हैं ऑफ द रेड सी। सबसे पहला काम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए वो ये है कि इस प्लेन के ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाए, द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। एंड इफ दे हैड सर्वाइव्ड द क्रैश दे वुड बी नाउ ऑन द सी बेड, बट दिस पार्ट ऑफ द रेड सी हैज नेवर बीन चार्टेड। इतनी मात्रा में फ्रेंच टूरिस्ट इन्वॉल्व थे इस क्रैश में, इसलिए फ्रेंच गवर्नमेंट अपनी मदद का हाथ पेश करती है इजिप्शियन अथॉरिटीज के लिए। French immediately responded by sending a boat specially equipped with robots to search the bottom of the sea. लेकिन जो wreckage है वो काफी गहराई में पड़ा है। The sub which the French boat has, it cannot survive the pressure at the bottom of the sea. The investigators desperately need another submarine. लेकिन they are running out of time क्योंकि ब्लैक बॉक्स जो है एक सिग्नल देता है, लेकिन उसकी बैटरी जो है वो 30 दिन के बाद खत्म हो जाती है। और अगर एक महीने के अंदर अंदर इनको ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता है तो इस फ्लाइट की मिस्ट्री जो है, रहस्य जो है, कभी भी सॉल्व नहीं होगा। Getting to the black boxes before the time the pingers stopped transmitting was always a very worrisome aspect to all the investigation team. Everybody was working 24 hours round the clock to try to salvage these and try to locate them first. As the investigation continues, the families and friends of those who had died mourn their death. और ये लोग जो है इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं जिससे कि ये रहस्य जल्दी से जल्दी सुलझ सके। It's the biggest air disaster involving French nationals, the biggest in the history of civil aviation. अमेरिकन, फ्रेंच और इजिप्शियन जो है तीनों मिलके काम कर रहे हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स जो है फ्लैश एयरलाइंस को भी चेक करते हैं और जबकि वो वेट कर रहे हैं फॉर द ब्लैक बॉक्सेस टू बी रिकवर्ड। इस कंपनी के पास सिर्फ 2 ही प्लेन थे और ये लो कॉस्ट चार्टर सर्विस थी जो कि यूरोप में पैसेंजर्स के लिए अदर दूसरी एयरलाइंस के साथ कम्पीट कर रही थी। पिछले 10 सालों में कितनी ही बजट एयरलाइंस इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करने में शुरू कर दिया था। These airlines offered no frills services and very cheap services. They were fighting for a holiday market piece. Seaside resorts like Sharm el-Sheikh, it was among the many destinations they served. इतने टाइट शेड्यूल पे ये एयरलाइंस ऑपरेट करती थी, इसका मतलब ये था कि the planes were continuously in use. Operating on such tight schedules means the planes are flown constantly. Former flash passengers step out to complain about other flights. और कितनी ही कहानियां सामने आती हैं। I was flying home after a vacation. क्रैश के 1 साल पहले while flying from Sharm el-Sheikh to Bologna, one passenger notices flames coming out of the flash jet. Hey! Hey! The engine's on fire! Look! Please! The flaming aircraft is forced to make an emergency landing. Hey! Hey! The engine's on fire! Look! Please! इन्वेस्टिगेटर्स को ये भी पता लगता है कि 2002 में स्विस एविएशन अथॉरिटीज मेड अ spot inspection on the plane which was supposed to be crashed afterwards. पायलट के जो ऑक्सीजन मास्क हैं वो गायब हैं यहाँ से। ऑक्सीजन टैंक्स भी पूरी मात्रा में नहीं है। Some of the cockpit instruments are not working. और ये काफी था स्विस अथॉरिटीज के लिए
to ground the plane for 8 hours जब तक कि कंपनी ने पूरे रिपेयर नहीं किए थे। इस इंस्पेक्शन के कुछ दिन बाद Flash Airlines was banned to fly in Switzerland। एक और बैन लगा पोलैंड में। It's a rare event for an airline to be banned from operating into a country. They had to have done something dramatically wrong, especially when it comes to safety. नॉर्वे में जो था टूर ऑपरेटर्स जो है stopped contracting with Flash Airlines। इतनी ही ज्यादा लोग परेशान थे regarding the safety of the Flash Airlines। उसके बाद investigators turned their attention to the paperwork of the company। और ये बात सामने आती है कि the most recent maintenance report जो थी इस प्लेन की जो क्रैश हो गया था, it was never made into duplicate। और प्लेन के साथ ये मेंटेनेंस रिपोर्ट भी गायब हो चुकी है। The lack of having copies of the technical log and all of them being on board, of course, this is a violation, and civil aviation here issued very clear instructions that this should not happen. फ्रेंच अथॉरिटीज भी ये बात मानने को तैयार हो जाती हैं कि there are serious problems with Flash Airlines। और उसके बाद वो इस कंपनी को बैन कर देती हैं for flying into France। While there are concerns regarding the company's plane, there is no such problem with the crew of this flight 604। कैप्टन कादर जो थे वो तो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे इजिप्ट में, ना या वो तो एकदम फ्लाइंग एस भी लोग कहते थे, और दूसरा ही वॉज एन वॉर हीरो। उन्होंने अपने कैरियर में कितने ही सोफिस्टिकेटेड फाइटर जेट्स उड़ाए थे, और उसके बाद कितने ही बड़े बड़े कार्गो जेट्स भी उड़ाए थे उन्होंने। उनके पास तकरीबन 7000 फ्लाइंग आवर्स थे और 2000 आवर्स जो थे एज अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थे उनके पास। All the evidence showed that Captain Qadir was a superb pilot। प्लेन और ब्लैक बॉक्सेस अभी भी समुद्र तल पे थे, और इन्वेस्टिगेटर्स ये सोच रहे थे कि एक बहुत ही एस पायलट इज ट्राइंग टू सेव हिज खस्ता हालत में प्लेन। See what the aircraft did? On a pitch black night on January 3rd, Flash Airlines का एक प्लेन it spiraled towards the Red Sea and killed all 148 persons on board this aircraft। इन्वेस्टिगेटर जो थे जो पता लगा रहे थे कि किन कारणों से प्लेन नीचे गया, उनके सामने कितने ही सेफ्टी इश्यूज आए थे regarding this company Flash Airlines। But trying to prove if anything was wrong with the plane which crashed is not easy। प्लेन का ज्यादातर हिस्सा जो था नीचे समुद्र तल पे पड़ा है, और इन्वेस्टिगेटर्स जो है अभी भी ब्लैक बॉक्सेस को ढूंढ नहीं पाए हैं इस प्लेन के। Whenever an airplane crashes into the water, there's always a fear by investigators that the cockpit voice recorder and the flight data recorder may not be recovered. Those two boxes in and of themselves give the investigator a very good picture, and without them could make the investigation process very, very difficult. Finally, after several days of searching, a breakthrough। A French research ship hears the locator beacon of the black boxes। A remotely operated sub पानी में जाता है, तकरीबन 1000 मीटर नीचे पानी में जाता है। The violence of the crash has spread the crash site into a wide area। क्रैश के 15 दिन के बाद दोनों चीजें यानी कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर आर रिकवर्ड फ्रॉम द सी बेड। इन्वेस्टिगेटर्स के पास फाइनली अब एक हार्ड सबूत उनके पास है। इजिप्शियन, फ्रेंच और अमेरिकी टीमें जो है इन चीजों को ब्लैक बॉक्सेस का मुआयना करते हैं इन कायरो। आफ्टर द 2 black boxes are found, the salvage effort is wrapped up। कुछ छोटे टुकड़ों के अलावा बाकी जो सारा प्लेन है वो इतनी गहराइयों में चला गया है कि उसको उठा पाना आसान काम नहीं होगा। इसके आगे कंटिन्यू करने की जो खर्चा होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इन्वेस्टिगेटर्स अब कंसंट्रेट करते हैं कि जो चीजें उनके पास है उससे ही कुछ हल निकल आए इस मिस्ट्री का। उनका ऐसा मानना है कि जो
ब्लैक बॉक्सेस है उससे जो है आखिरी के कुछ क्षण पता लग पाएंगे of this doomed plane. One of the things we did to depict the path of the aircraft was we created an animation based on the data we got from the flight data recorder and from radar. Flight data recorder से एक devastating picture सामने आती है. Shortly after they take off, the plane takes a left turn which it was supposed to take. लेकिन जल्द ही it started banking और दूसरी दिशा में बैंक करना शुरू कर देता है प्लेन. कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता लगता है कि ये जो टर्न हुआ था गलत दिशा में, it caught the captain off guard. Turning right, sir. What? How turning right? Analyzing the cockpit voice recorder, it showed that the pilots were experiencing definitely some kind of an abnormality, a problem that they could not understand. तो इन्वेस्टिगेटर्स फ्लाइट डेटा में ही कुछ खोजने की ढूंढते कोशिश करते हैं जिससे कि प्लेन का जो इतना बिजार बिहेवियर हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है. शायद कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगी जिसकी वजह से प्लेन जो है इतना ऑफ कोर्स जा रहा था. इस बात का भी चीजें सामने आती हैं कि उस फ्लैश एयरलाइंस के प्लेन में कुछ प्रॉब्लम थी before it took off. On the runway, the captain and the ground engineer are discussing an electrical malfunction, but it is difficult from the cockpit voice recorder to identify what the actual problem was. Especially electrical. On n'a pas de certitude sur le dispositif. We can't be sure which equipment was being referred to by the aircraft captain and the engineer when they were discussing faulty equipment. Not enough parts were brought up from the bottom of the sea to be able to determine that. Pour pouvoir dire. And tragically, the ground engineer was also on the flight. We believe from the data we are looking at in the flight data recorder that there is a very high possibility that the plane was tending to turn to the right by itself. लेकिन आखिरकार क्या गलत हुआ था? A thorough accident investigation जो है कई साल लग जाते हैं उसको पूरा होने में. But in the case of flight 604, there are unique challenges. The problem with accident investigation is that it's very time-consuming and resource-intensive, especially when we don't have an airplane to physically look at. You want to be absolutely sure of the facts, conditions, and circumstances before you publish that information. जितने भी परिवार के लोग थे और दोस्त थे जिन लोग मारे गए थे इस क्रैश में, they are getting more and more frustrated. और जैसे महीने बीतते जा रहे थे, they demanded answers. We were led to protest outside the Egyptian embassy because we had no news. 11 months after the disaster, we had no message, no information. Shortly after the protest, the Egyptian authorities released a factual report. उसमें जो सारी इंफॉर्मेशन थी ब्लैक बॉक्सेस से मिली हुई वो उसमें थी, लेकिन रिपोर्ट किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंची थी कि किस कारण से प्लेन क्रैश हुआ था. Ladies and gentlemen, good evening. जितनी भी एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी, इन्वेस्टिगेटर्स के पास अभी कोई जवाब नहीं था. सिर्फ एक ही काम वो कर सकते थे कि वो अपनी खोजबीन जारी रखें. इन्वेस्टिगेटर्स कितने ही पॉसिबल सिनेरियोस डिस्कस करते हैं कि किस कारण से प्लेन का इतना बेजार बिहेवियर हुआ था. You look into every hypothetical scenario that would create a similar profile. And then you see if this profile fit the data that you have put together. 50 different theories को एग्जामिन किया जाता है in minute details. In the process of looking into all the possible hypothetical scenarios, we proceeded by eliminating those that did not fit the data. Investigators अमेरिका भी जाते हैं to test these possible scenarios in a sophisticated stimulator. अगर वो stimulator को force कर सकते हैं to repeat what data they have, तब वो जान पाएंगे कि किस कारण से फ्लैश एयरलाइंस की ये फ्लाइट क्रैश हुई थी.
रिपोर्ट्स जो है वापस कायरो लाई जाती हैं और सिर्फ 4 मैकेनिकल फॉल्ट ही हैं जिसके कारण से ये पता लगाया जा सकता था कि किस तरह फ्लाइट क्रैश हुई थी, और जो उस प्लेन के फ्लाइट पाथ को फॉलो करती थी सिर्फ 4 ही मैकेनिकल प्रॉब्लम थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये बात जानते थे द की टू द क्रैश इज टू फाइंड आउट व्हाई द प्लेन वेंट ऑफ कोर्स। These 4 scenarios were all related to what would cause an uncommanded bank. So we were left with these as causes that we could not rule out. 2 of the scenarios involve the spoilers on the plane's right wing. Spoilers lift up from the top surface of the wings, slowing it down. By producing a drag or spoiling the airflow, they help the plane turn. If the control wing or the cables जो कि spoilers को जा रही थी, they had jammed, उस स्थिति में प्लेन जो है ऑफ कोर्स चला जा सकता था। स्पॉयलर्स में प्रॉब्लम एक एक्सप्लेनेशन है, बट इस बात का कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है इन्वेस्टिगेटर्स के पास, और चूंकि मेंटेनेंस प्रॉब्लम थी फ्लैश एयरलाइंस के प्लेन में, कोई भी उनकी प्रॉब्लम स्पॉयलर्स से रिलेटेड नहीं थी। टीम जो है अब एक दूसरा ही एक्सप्लेनेशन की तरफ ध्यान केंद्रित करती है अपना। एक और पोटेंशियल कॉज of the plane's crash is the plane's ailerons. This part of the plane's wing controls the angle at which the plane turns. A malfunction to the ailerons would have produced the plane to roll on its right side, लेकिन इस बात का भी कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है इन्वेस्टिगेटर्स के पास, और अगर क्रू इस प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर पाए होंगे तो प्लेन would have spiraled into the sea. But as the so-called aileron trim runaway would have produced the path similar to the flight path of the plane which had crashed, there is no physical proof of it. And this aileron trim runaway could have been fixed by the pilots at their end. All he would have had to do was overpower using more force to move the control wheel in an opposite direction. Overbanked. जब वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की आवाजें सुनते हैं, Autopilot. तो इन्वेस्टिगेटर्स आर पजल्ड बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट रेफरेंस टू द प्लेन्स ऑटोपायलट। द कैप्टन आस्क्स फॉर द ऑटोपायलट टू बी टर्न्ड ऑन, लेकिन इस बात का भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा था as the plane started to plummet towards the sea. And earlier in the cockpit voice recordings, the investigators unearthed another puzzling reference. Initially, Captain कादिर ने जो है रेड सी के ऊपर टर्न जो लेना था वो मैनुअली लिया था, लेकिन उसके बाद ऑटो पायलट को ही एंगेज कर दिया गया था टर्न लेने के लिए। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से भी ये पता लगता है कि द ऑटो पायलट वॉज इंडीड ऑन, जबकि प्लेन क्लाइंब कर रहा था आसमान में। Autopilot. The flight data recorder shows that the autopilot was indeed turned on as the plane climbed. Not yet. उसके बाद कैप्टन ने अपना माइंड बदल लिया था। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर से पता लगता है कि प्लेन का जो ऑटो पायलट था सिर्फ 3 सेकंड के लिए ही एंगेज किया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ये भी सोच रहे हैं कि क्या पता ऑटो पायलट ने माल फंक्शन कर दिया हो और वो वाकई में प्लेन उसके कमांड में था। हो सकता है प्लेन का ये ऑटोमेटेड सिस्टम ऑन रह गया हो एंड इट वाज इन कमांड ऑफ द प्लेन एंड व्हेन इट टर्न्ड राइट, इवन दो पायलट्स को ये लग रहा हो कि उन्होंने ऑटो पायलट को डिसएंगेज कर दिया है। The malfunction of the autopilot, of course, took a lot of work from us because it was nearly impossible to show that it did not happen and quite impossible to show that it did happen. So, but it was always a very prominent possibility because it would give a very, very close scenario to what was happening. Perhaps the most puzzling of it all is what happened to the plane, but it appeared to be under control moments before it crashed. Moments before the impact, the captain seems to be in command of his plane. और अगर कोई crippling mechanical problem थी प्लेन के साथ, so why did it disappear at the last moment?
some members of the team want to consider something else beside the mechanical problem. और वो था खुद pilots. I think the major concern for the United States was that the human factors elements of this accident weren't thoroughly explored. And perhaps the high esteem given to the Egyptian pilots was coming in the way. In Egypt, pilots are very respected, and in particular, Air Force pilots are very highly regarded. For the past 26 years, the country's president has been a highly decorated Air Force officer. In an environment like this, the pilot is somewhat immune to suspicion. When something goes wrong, the natural tendency is to blame the equipment. और इस फ्लाइट में तो पायलट वाज अ वॉर हीरो विद थाउजेंड्स ऑफ आवर एक्सपीरियंस. और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को फिर से एक बार स्टडी करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक बहुत ही पेक्यूलियर चीज नजर आती है. Even before the plane's bizarre turn towards the right hand side, three things happened to happen at the same time. Instead of a smooth left turn, plane जो है इस टर्न से जल्दी बाहर आ जाता है. The nose starts to rise and the plane की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है नोटिसेबली. और इस वक्त पायलट कुछ भी नहीं कहता है. ऐसा लगता है कि शायद उनको अपने प्लेन के इस 3 चेंजेस में के बारे में कुछ पता ही नहीं हो. I've flown out of Sharm el-Sheikh at night time and in the same type of aircraft. And in no way should the pilot allow the airspeed to drop by as much as 30 knots, or the bank angle to change beyond 5 degrees without clearly stating the reasons for the change in the flight path. Some investigators consider a provocative theory, which might explain this seemingly bizarre behavior. ऐसा भी हो सकता है कि Captain Qadir would have been affected by vertigo. Vertigo is a physiological condition that would exist with any person, not just pilots, and it's based on the inner ear. Over a dark ocean, without a defined visual horizon, no ground lights, the pilot may not be able to perceive visually whether he was flying up, down, left, or right. And if the fluid in his inner ear was moving or he tilted his head, that may induce a sensation, a physiological sensation, that may cause the pilot to believe the airplane is flying straight and level when it's actually turning. Plane का जो flight path है, it is ideal for creating a sense of vertigo. The Flash airline jet flew off in a moonless night. Captain Qadir was flying the plane manually and he was turning as he climbed. Flying over dark waters, Captain Qadir के लिए बहुत ही मुश्किल होगा जज करना कि वो किस तरफ उड़ रहे हैं. Roger, when ready, inshallah. Left turn to establish 306, Sharm VOR. It is actually a very high workload situation, and when there are no visual cues outside because it's a moonless night and you're over featureless territory with no lights in it, you really, as a professional pilot, should be totally aware of the fact that this is a situation in which you could get disorientated. It's a classic. It's happened so many times. It's killed so many people in the last 10 years. When the plane was supposed to be turning slowly left, the control wing started inching towards the right hand side. ऐसा भी हो सकता है कि कैप्टन टर्न ले रहे हो without even being knowing of it. When you study the movement of the aircraft control surfaces, it appears as something was guiding Captain Qadir to the right. Now that could have been a false horizon, or something he's seen outside of his window. See what the aircraft just did? Or perhaps he believed he was correcting a problem with the plane itself. He thinks he's gained his flight path again. And all of a sudden, at this moment, he receives contradictory information. Turning right, sir. What? Aircraft is turning right. The contradictory information adds to the pilot's confusion. He is thinking he is fixing a problem when his problems are just starting. In this particular instance, not only are you trying to fly the airplane and understand situationally what's happening, but you're going through the mental gymnastics because your expectations are one way. Meanwhile, you have the first officer who's telling him something that's totally different. Aircraft is turning right. Egyptian investigators भी ये बात मानते हैं कि Captain Qadir would have been suffering from some kind of disorientation. I don't really have a very clear indication that there was disorientation, but it's possible.
There was a recovery from disorientation. The time to find out the problem and take the corrective action needed was more than the time left before impact. लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं है कि सिर्फ वही एक प्रॉब्लम थी which the crew was dealing. जितना भी परसेंटेज वर्टिगो प्ले करती है इस प्लेन क्रैश में, इन्वेस्टिगेटर्स अब ये बात भी उनके सामने आ रही है कि the crew was not prepared to deal with it. फ्लैश एयरलाइंस ने अपने पायलट्स को बेसिक इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करी थी, जिसकी वजह से उनकी जान बच सकती थी. 2 साल बीत चुके हैं उस प्लेन को क्रैश हुए और इन्वेस्टिगेटर्स जो हैं अभी भी जवाब पूरे के पूरे नहीं ढूंढ पाए हैं कि किस कारण से प्लेन क्रैश हुआ था. मोस्ट ऑफ द wreck is still deep under the water. प्लेन के ब्लैक बॉक्सेस को स्टडी करने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ये मान रहे हैं कि disorientation would have played a part in the plane's crash. The pitch black night and the featureless sea made the pilot confuse the pilot as to what was happening. और साथ में मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है अकर करी हो उस रात. As they continue to investigate and come to a sound conclusion, the investigators make a discovery. Officials at the Flash airline tell the investigators that they had not provided the crew with basic training, like the course resource management training, even though it was a requirement for the company. It might have helped the crew deal with this horrifying situation. Crew resource management is a program where pilots are trained to work together rather than as individuals. Had the pilots of Flash Air 604 received a formal CRM training program, the outcome of this flight may have been substantially different. American investigators ऐसा भी मानते हैं कि जो जूनियर फर्स्ट ऑफिसर था, जो ट्रेनिंग पे था, उसको प्लेन की प्रॉब्लम पहले पता लगी होगी अपने कैप्टन से, but failed to provide suggestions to his much experienced co-worker, और ना ही उसने किया to take the control of the plane. Formal CRM training would have empowered the first officer who had the best situational awareness and the most information about the position of the airplane to take command of the airplane when he saw that the captain wasn't taking the appropriate corrective action. कॉकपिट में होती हुई एक अर्लियर डिस्कशन की वजह से हो सकता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने अपने कैप्टन को बताना मुनासिब नहीं समझा होगा ऑफ द ट्रबल. Yesterday, we were coming in at dusk and the sun was 2-2. I felt I could hardly see the runway. And he's already saying, in sight. What in sight? Hey, sir. ये बिल्कुल इंसल्टिंग बात नहीं थी, पर ऐसा लग गया होगा फर्स्ट ऑफिसर को कि वो एक स्टूडेंट है और उसका कैप्टन जो है वो एक टीचर है. I am unable to raise my eyes, and he says, in sight. Where in sight? It is going to serve as negative feedback. The young first officer is bound to hesitate. He doesn't want to be wrong again. He doesn't want to lose the respect of an Air Force general. In a crew, an effort must be made to bring together people who are able to co-pilot, not a crew in which one person pilots and the other person looks on without saying a word. पर कैप्टन और उनके फर्स्ट ऑफिसर दो ही नहीं थे कॉकपिट में. एक और इंसान भी था जो कि फर्स्ट ऑफिसर से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस था, और उसने भी कुछ नहीं कहा until the final seconds of the flight. Otherwise, how will we know when we clear the cloud? We hear him speak very clearly and very openly all during the time before the engine startup. He was in conversation with the first officer and with the captain. So this experienced person, being very quiet all through, we believe that if he saw any of the crew members doing something that he should not be doing, or not doing something that he should be doing, would have said something. Retard power! Retard power! The only word he said was, retard the throttles at the later stage of the event. Shows that that's the only thing he saw that should be done. और ऐसा भी बात है कि को पायलट ने अगर कंट्रोल प्लेन का जल्दी ले लिया होता तो ये भी बात फैक्ट नहीं है कि वो सबको बचा सकता था कि नहीं. And whatever happened on flight 604, it happened very quickly.
और चूंकि प्लेन ने अभी अभी टेक ऑफ किया था तो क्रू के पास बहुत कम था टू रिएक्ट बिफोर इट क्रैश्ड इनटू द सी। तो फाइनल रिपोर्ट इस क्रैश की फ्लैश एयरलाइंस की फ्लाइट 604 की was released in March 2006 और क्लियरली कोई जवाब नहीं था उस रिपोर्ट में। इजिप्शियन इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा था कि any of the 4 mechanical problems could have crashed the plane और उन्होंने कहा कि disorientation would have played a role, लेकिन वो इकलौता कारण नहीं था क्रैश का। और अमेरिकन इन्वेस्टिगेटर्स दे refused to blame the plane और उनके मुताबिक प्रॉब्लम जो थी वो एयरलाइन में थी जिन्होंने अपने क्रू को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी थी। The pilots are responding based on skills, abilities, knowledge, and what they got out of training. If the training was deficient, that's a company responsibility. क्रैश के 2 महीने बाद फ्लैश एयरलाइंस वेंट आउट ऑफ बिजनेस। और एक और चीज जो सामने आई वो ये थी इस इंसिडेंट के बाद कि the aircraft security violations would be judged very harshly. The Flash Airlines crash gave the final political impetus to a move to create a European blacklist where if one state banned an airline, then all the other European Union states would automatically ban that airline also. The Egyptian investigation concluded with a very important recommendation. We have recommended that some kind of training or awareness program should be made to be able to have a pilot observe another being disoriented early and what he should do to first maintain a safe flight, second to pull the pilot from his disorientation back to orientation. Was there a mechanical problem at the heart of the crash? Investigators ये बात कभी भी जान नहीं पाएंगे क्योंकि प्लेन का ज्यादातर हिस्सा नीचे समुद्र तल पे है। इन्वेस्टिगेटर्स और जो लोग प्रभावित हुए थे इस क्रैश से उनके मन में हमेशा ही सवाल रहेंगे कुछ ना कुछ। I lost my nephews and my niece. They were just kids. What future would they have had? How can you put a price on that? What a waste. The families will never be able to fully mourn, me included, because we'll never know what's really happened. So दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और इस शो में जिसमें हम चर्चा करते हैं अलग अलग समय में घटित अलग अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी जनवरी 2004 की एक दुर्घटना, द क्रैश ऑफ द फ्लैश एयरलाइंस फ्लाइट 604। अगर आप मेरे शो के रिगार्डिंग कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप रेडियो उड़ान की वेबसाइट www.radioudan.com पे जाके फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं या आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि BHAMBRI.R@gmail.com। और रेडियो उड़ान की वेबसाइट है www.radioudaan.com। तो दीजिए इजाजत मुझे, यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने का। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, और करेंगे हम चर्चा एक नई दुर्घटना डिजास्टर्स की उस आने वाले शो में। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस। Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A line of life.
listening to Radio Udan. A Flight of Life. यार सुमित, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं, पर तुम क्यों नहीं करते? यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी। अच्छा, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तुम 1 मिनट यहीं रुको, मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से। ठीक है। हेलो श्रेया। हाँ सुमित। यार कितना समय हो गया, कहाँ हो तुम? माय गॉड, आई एम सो सॉरी सुमित। मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई और मैं उसके साथ निकल गई। मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेन। हाँ भी हो गई तैयारी स्पीच की? हाँ हो ही गई। सारे लोग तो पढ़ के देंगे, तू भी ब्रेल में लिख लेती। यार कितने साल हो गए ब्रेल को हाथ लगाए, जब से कंप्यूटर आया ना ब्रेल को तो छुआ तक नहीं। मुझे याद है, कर लूंगी। Now I would like to call upon contestant number 4. चल तेरा नंबर आ गया, all the best. Good morning everyone. The topic of my speech is environment. Environment is the surrounding in which we live. It is a source of life. Good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment. The need of काश आपने समय पर ब्रेल सीख ली होती, तो आज इतनी परेशानियों का सामना न करना पड़ता। ब्रेल दृष्टिबाधितों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है जितनी कि टेक्नोलॉजी। ब्रेल इज अ की टुवर्ड्स इंडिपेंडेंट लाइफ फॉर द ब्लाइंड। रेडियो उड़ान द्वारा जनहित में जारी। सक्षम ने जेसीबी प्राइज के सहयोग से रोशन अली द्वारा लिखित पुस्तक इब्स एंडलेस सर्च फॉर सेटिस्फैक्शन को ईपब सुगम्य प्रारूप में तैयार किया है। एक युवक इब अपने मानसिक रूप से विक्षिप्त पिता एवं परेशान माता के साथ रहता है। नगरीकरण के उलझाव में जीवन का अर्थ ढूंढते हुए जब उसके साहस का दम घुटने लगता है, तब उसे अप्रत्याशित उत्तर मिलते हैं और अधिक प्रश्न भी। क्या ये कहानी अत्यंत रोचक और रोमांचकारी प्रतीत नहीं होती? क्या आप इसे पढ़ना चाहेंगे? तो लॉग ऑन करिए www.library.daisyindia.org पर।